किस परिवेश से? रीतिकाल का अर्थ ही है एक विशेष परिपाटी या विशेष पद्धति की कविता। विशेष परिपाटी या पद्धति की कविता। जिस कविता में श्रृंगार हो, जिस कविता में नक्सिक वर्णन हो, नायिका भेद हो, अलंकारों पर आधारित हो कविता, सामंती दरबारी परिवेश में शासकों के मनोरंजन के लिए लिखी जाए कविता, तो एक विशेष पद्धति या परंपरा की कविता को ही रीतिकालीन कविता नाम दिया गया। जाहिर सी बात है कि ऐसी कविताएं जनता से कटी हुई थी। किससे कटी हुई थी? जन उपेक्षा थी उसमें। क्यों? क्योंकि उन रचनाओं का सिर्फ उद्देश्य था सामंती उद्देश्यों की पूर्ति, सामंती दरबारी जरूरतों के लिए ये कविताएं लिखी जा रही थीं। ऐसे में जन उपेक्षाएं थीं। बिहारी जैसे कवि एक ऐसे परिवेश से जुड़े हुए थे जिसे भोग विलास मूलक माना गया। उत्तर सामंती समाज भोग विलास पर आधारित बहुविवाह प्रथा, बहुपत्नित्व, बहुप्रेयसित्व परंपरा। यदि रीतिकाल की काल सीमा हम लोग देखें तो मोटा मोटी 1643 से 1843, शुक्ल जी 1700 से 1900, आप लोग इसे 1700 से 1850 तक मान के देखें। एक ऐसा परिवेश था दोस्तों जब ना तो कोई देश में राजनीतिक हलचल था, सब कुछ शांत। अंग्रेज भी आए थे तो व्यापार कर रहे थे, लोगों को ये सुगबुगाहट नहीं थी कि ये करना क्या चाह रहे हैं। हमने व्यवसायी मानते थे, छोटे मोटे जहाँ तहाँ शासक थे, अपने में मशगूल थे। ना तो आप इस दौर में किसी बड़ी लड़ाई को देख सकती हैं, ना कोई राजनीतिक सामाजिक गतिशीलता थी। तो खाली दिमाग बोलो शैतान का। जब आप फुर्सत में आते हैं परीक्षा देने के बाद तो क्या करते हैं? ढेर सारा सीडी देखते हैं, ढेर सारी फिल्में ले आते हैं, ना जाने क्या क्या मोबाइल पे डालते हैं। राजनीतिक गतिशीलता नहीं थी, यानी शासक सामंत दायित्व शून्य थे। कैसे थे? इस दायित्व शून्यता की दशा में इन्हें चाहिए था मनोरंजन, और मनोरंजन का एकमात्र माध्यम था साहित्य। क्या माध्यम था? दरबारी रचनाकारों ने एक तरफ इनकी प्रशस्ति मूलक रचनाएं लिखी, यानी वीरता का बढ़ा चढ़ा करके चित्रण किया। प्रशस्ति किस शब्द से बना है? प्रशंसा से। और दूसरी तरफ इनके मनोरंजन के लिए अगर आप देखें तो सुंदर नायिकाओं का, यानी नायिका भेद किया, सौंदर्य श्रृंगार चित्रण किया। क्यों? दरबारी परिवेश में दो ही प्रकार की प्रवृत्तियां मुखर थी। कितनी प्रवृत्तियां? एक वीरता, एक श्रृंगार। शासकों सामंतों की वीरता का बढ़ा चढ़ाकर अतिशयोक्ति मूलक, प्रशस्ति मूलक चित्रण, और फिर उनकी काम पिपाशा को शांत करने के लिए या कामोत्तेजना को बढ़ाने के लिए श्रृंगार चित्रण, नखशिख वर्णन। तो जाहिर सी बात है कि ऐसे बैठे ठाले सामंतों को, जिनके पास कोई दायित्व नहीं थे, अगर इन्हें प्रबंधात्मक रचना सुनाई जाती तो इनका मन लगता क्या? धर्मोपदेश दिया जाता तो क्या ये सुनते? इसलिए छोटी छोटी रचनाओं के माध्यम से, मुक्तक पदों के माध्यम से, छोटे पदों के माध्यम से ये रचनाकार इनका मनोरंजन कर रहे थे। रीतिकाल की कविता मुक्तक शैली की कविता रही है। किस शैली की? ना कि प्रबंधात्मक। मुगल दरबारों का प्रभाव था। जिस प्रकार मुगल दरबारों में उर्दू के शायरों ने उर्दू में छोटे छोटे शेर लिखकर अपने बादशाहों के, सामंतों के मनोरंजन किए, रीतिकालीन दरबारी कवियों ने इसी प्रभाव को लिया। इसलिए रीतिकालीन कवि पर जो मानसिकता थी कैसी थी, और इसलिए इनकी जो कविता है वो किस शैली की रही है? बिहारी जैसे कवियों ने छोटे छंदों में, दो पंक्तियों के दोहे में न जाने कितने भावों को भरकर कल्पना की समाहार शक्ति और भाषा की सामासिक पद्धति का परिचय दिया। इसलिए उनकी कविता गागर में, देखन में, घाव करे। कुल मिला के कहा जा सकता है कि रीतिकाल की कविताएं सामंती दरबारी प्रयोजनों से लिखी गईं, जिनमें शासकों के मनोरंजन के लिए नायिका भेदी श्रृंगारिक दृष्टिकोण का अक्षरशः पालन किया गया। ब्रजभाषा में लिखी गई ये रचनाएं मुक्तक शैली की थीं, अलंकार प्रधान थीं। इन रचनाओं में प्रबंधात्मकता की गुंजाइश नहीं थी। ये रचनाएं रीति निरूपण को ध्यान में रखकर लिखी गईं। किसे ध्यान में रखकर लिखी गईं? रीति निरूपण को। क्या है रीति निरूपण? लक्षण, उदाहरण और व्याख्या। लक्षण क्या है? किसी काव्यांग की परिभाषा देना, फिर उस परिभाषा के अनुरूप व्याख्या करना और उदाहरण। बिहारी रीति सिद्ध नहीं थे क्योंकि उन्होंने रीति निरूपण का पालन नहीं किया। जानते बहुत अच्छी तरह थे, लेकिन अपनी कविताओं में उसका पालन नहीं किया, है ना? तो बिहारी की कविताओं के तीन विषय, श्रृंगार, भक्ति और नीतिपरकता। कितनी बात समझ में है? इसको ऑफ कीजिए। पहले सब लोग एक बार। दीपक बाबू घूमने गए हो, कभी छुट्टी नहीं लेता है लड़का। महानता देखिए, आप जैसे होते हैं लोग वैसे आपसे जुड़ते भी हैं। कोई छुट्टी नहीं लेता, नो सैटरडे नो संडे। हम डांटते, भाग यहाँ से, जा आराम कर। बदलता आधे घंटे में बैठ गया है। तो बोला सर मुझे 2 दिन जाना है, मैं तो नहीं जा रहा था। मम्मी बोली चलो, बीमार है मम्मी। भाग भाग भाग। तब तक शिवानी और रिया खूब बढ़िया कॉफ़ी पिला रही हैं। जब घटेगा तो तुम लोग को बोलेंगे बना के ले आना। कितने लोग बनाते हो कॉफ़ी? और खाना कितने लोग बनाते हो? कितने लोग? तो कभी बुलाओ तब तो। नहीं देखिए, आप लोग जब बुलाएंगे मैं सदैव हाजिर हो जाऊँगा। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। दोस्तों, रसों की संख्या कुल 8 थी, फिर बढ़कर 9 हुई और अब 11।
रसों में श्रृंगार को रसराज कहा गया। क्या कहा गया? यानी रसों का राजा। जैसे ऋतुओं का राजा शुरू हो गया है वसंत, है ना, वैसे ही रसों का राजा श्रृंगार रस। तो पहली बात यहीं से पहले 2-4-10 पंक्ति मोटा मोटा लिखिए। साहित्य में श्रृंगार को रसराज की उपमा दी गई। साहित्य में श्रृंगार को रसराज की उपमा दी गई। रीतिकालीन कविता का केंद्रीय विषय श्रृंगार ही है। रीतिकालीन कविता का केंद्रीय विषय क्या है? श्रृंगार ही है। परंतु यह श्रृंगार भक्तिकालीन भावनात्मक श्रृंगार नहीं, बल्कि दैहिक कौमा वासना मूलक, दैहिक कौमा वासना मूलक कौमा स्थूल तथा मांसल श्रेणी का श्रृंगार है। यह देह की परिधि से ही शुरू होता है। क्या कहा है आप लोगों को? जब तक एक एक शब्द ना सीख लें तब तक उठना नहीं। यह देह की परिधि से शुरू होकर देह की परिधि में ही खत्म होने वाला श्रृंगार है। श्रृंगार का स्थायी भाव प्रेम या रति है। श्रृंगार का स्थायी भाव क्या है दोस्तों? प्रेम या रति है। बिहारी जैसे कवियों का प्रेम संबंधी दृष्टिकोण रूप तृषा से शुरू होकर यौन तृप्ति तक सिमटा हुआ है। आलोचकों ने लिखा कि बिहारी का प्रेम अथवा श्रृंगार चित्रण धूर्तता, छल और चतुराई पर आधारित, धूर्तता, छल और चतुराई पर आधारित चौगान का खेल है। चौगान का खेल है। चौगान चौपड़, कौरवों ने पांडवों को हराया था। द्योत क्रीड़ा, डाइस चौतरफा होता है, और पासा बोलते हैं जो फेंकते हैं डाइस। हाँ, एक होता है हॉर्स पोलो जो मैदान में खेलते हैं। हाँ, और एक होता है बोर्ड पर बंद कमरे में खेलते हैं। दो रूप होते हैं। तो चौगान का खेल है। इस प्रेम में त्याग समर्पण, इस प्रेम में त्याग समर्पण और सादगी के लिए कोई स्थान नहीं है। इस प्रेम में त्याग कौमा समर्पण और सादगी के लिए कोई स्थान नहीं है। नायक और नायिका दोनों सामाजिक शिष्टाचारों की परवाह नहीं करते। नायक और नायिका दोनों सामाजिक शिष्टाचारों की परवाह नहीं करते। दोनों इस फिराक में हैं कि किस प्रकार उन्मुक्त भोग का लाभ लिया जाए। किस प्रकार उन्मुक्त भोग का क्या लिया जाए? पकड़े रहना। दोस्तों, जो श्रृंगार है उसे ही प्रेम भाव के
दीपक बाबू घूमने गए हो, कभी छुट्टी नहीं लेता है लड़का। महानता देखिए, आप जैसे होते हैं लोग वैसे आपसे जुड़ते भी हैं। कोई छुट्टी नहीं लेता, नो सैटरडे नो संडे, हम डांटते भाग यहाँ से, जा आराम कर, बदलता आधे घंटे में बैठ गया है। नहीं देखिए, आप लोग जब बुलाएंगे मैं सदैव हाजिर हो जाऊँगा। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। दोस्तों, रसों की संख्या कुल 8 थी, फिर बढ़कर 9 हुई और अब 11। रसों में श्रृंगार को रसराज कहा गया। क्या कहा गया? यानी रसों का राजा। जैसे ऋतुओं का राजा शुरू हो गया है वसंत, है ना, वैसे ही रसों का राजा श्रृंगार रस। तो पहली बात यहीं से पहले 2-4-10 पंक्ति मोटा मोटा लिखिए। साहित्य में श्रृंगार को रसराज की उपमा दी गई। साहित्य में श्रृंगार को रसराज की उपमा दी गई। रीतिकालीन कविता का केंद्रीय विषय श्रृंगार ही है। रीतिकालीन कविता का केंद्रीय विषय क्या है? श्रृंगार ही है। परंतु यह श्रृंगार भक्तिकालीन भावनात्मक श्रृंगार नहीं, बल्कि दैहिक कौमा वासना मूलक, दैहिक कौमा वासना मूलक कौमा स्थूल तथा मांसल श्रेणी का श्रृंगार है। यह देह की परिधि से ही शुरू होता है। क्या कहा है आप लोगों को? जब तक एक एक शब्द ना सीख लें तब तक उठना नहीं। यह देह की परिधि से शुरू होकर देह की परिधि में ही खत्म होने वाला श्रृंगार है। श्रृंगार का स्थायी भाव प्रेम या रति है। श्रृंगार का स्थायी भाव क्या है दोस्तों? प्रेम या रति है। बिहारी जैसे कवियों का प्रेम संबंधी दृष्टिकोण रूप तृषा से शुरू होकर यौन तृप्ति तक सिमटा हुआ है। आलोचकों ने लिखा कि बिहारी का प्रेम अथवा श्रृंगार चित्रण धूर्तता, छल और चतुराई पर आधारित, धूर्तता, छल और चतुराई पर आधारित चौगान का खेल है। चौगान का खेल है। चौगान चौपड़, जिसमें कौरवों ने पांडवों को हराया था। द्योत क्रीड़ा, डाइस चौतरफा होता है, और पासा बोलते हैं जो फेंकते हैं डाइस। हाँ, एक होता है हॉर्स पोलो जो मैदान में खेलते हैं, हाँ, और एक होता है बोर्ड पर बंद कमरे में खेलते हैं। 2 रूप होते हैं। तो चौगान का खेल है। इस प्रेम में त्याग समर्पण, इस प्रेम में त्याग समर्पण और सादगी के लिए कोई स्थान नहीं है। इस प्रेम में त्याग कौमा समर्पण और सादगी के लिए कोई स्थान नहीं है। नायक और नायिका दोनों सामाजिक शिष्टाचारों की परवाह नहीं करते। नायक और नायिका दोनों सामाजिक शिष्टाचारों की परवाह नहीं करते। दोनों इस फिराक में हैं कि किस प्रकार उन्मुक्त भोग का लाभ लिया जाए। किस प्रकार उन्मुक्त भोग का क्या लिया जाए? पकड़े रहना। दोस्तों, जो श्रृंगार है उसे ही प्रेम भाव कहते हैं। ये रस है, ये स्थायी भाव है। इसके 2 भेद किए गए, संयोग और वियोग। जो दरबारी परिवेश था, उस दरबारी सामंती परिवेश में वियोग के लिए जगह नहीं थी। नारी भले वियोग झेले,
पुरुष के लिए प्रेम का एक ही मतलब था, दैहिक, स्वच्छंद भोग, बहुविवाह, हरम व्यवस्था, असंख्य स्त्रियों का उन्मुक्त भोग। ये जो संयोग मूलक प्रेम है ये शरीर से जुड़ा होता है, इसलिए वासनात्मक होता है। शरीर को हम खुली आंखों से देख सकते हैं, इसलिए उसे स्थूल कहते हैं। शरीर के अंगों से, कुचावचों से प्रेम करना, मांस से प्रेम करना, मांसल प्रेम। तो जो दैहिक देह से जुड़ा प्रेम है वो स्थूल है, मांसल है, वासनात्मक है। ये क्षणिक प्रेम होता है। कैसा प्रेम होता है? ये आंधी तूफान की तरह आता है और मानो सब कुछ उड़ा बहा कर ले जाता है, उसके बाद एकदम स्तब्धता, खामोशी, नीरवता। जाहिर सी बात है कि बिहारी जैसे कवियों ने इसी प्रेम को महत्व दिया जो शरीर से शुरू होकर शरीर पर ही खत्म हो जाता है। रूप की प्यास, रूप की तृषा, लिखे हो ना, तृषा यानी तृष्णा, से शुरू होकर यौन तृप्ति, सेक्सुअली सेटिस्फैक्शन। इस प्रेम का और कोई मतलब नहीं। देखे से मन ना भरे, मिटे न मन को भूख, बिन चाभे रस ना मिले आम कामिनी ऊख। ये प्रेम को भी, नारी को भी आम की तरह चाभ जाना चाहता है। थैंक यू बढ़िया, वाह मजा आ गया। तो समझा जा सकता है कि जब ऐसा कहीं प्रेम होगा तो वहां दोस्तों त्याग नहीं होगा, वहां समर्पण नहीं होगा, वहां सिर्फ अवसर होगा, सब्जबाग दिखाना होगा, झांसा देना होगा। नायक और नायिका दोनों एक दूसरे को ठगने के फिराक में, मौका के फिराक में। नायिका भी धूर्त है, कम चतुर नहीं है, वो चाहती है कि कैसे इस अवसर का लाभ ले ले, काम बन जाए, उसके बाद कोई मतलब नहीं। और नायक भी ऐसा ही है। देखना बिहारी एक नायक और एक नायिका का चित्र खींचती है। दूसरी तरफ जो वियोग मूलक प्रेम है इसमें शरीर का निषेध होता है। जब तक शरीर शरीर से घर्षण में जुड़ा होता, शारीरिक घर्षण का प्रेम, मां भावना जग नहीं सकती। लेकिन जैसे शरीर से हटकर व्यक्ति मन से प्रेम करने लगता है तो मन का प्रेम सूक्ष्म होता है। बोलो, जिसे खुली आंखों से ना देखें, बोलो सब लोग, उसे सूक्ष्म कहते हैं। हृदय, मन सूक्ष्म होता है और शरीर स्थूल। मन से किया गया प्रेम लागी छूटे ना। ये एक ऐसा रंग है जो जन्म जन्म लोगों को रंग देता है, इसलिए इस प्रेम को परिपक्व प्रेम कहते हैं। कैसा प्रेम? प्रौढ़ प्रेम। इसमें अपने को कुर्बान कर दिया जाता है। सूरदास की गोपियां, उनके पास कोई विकल्प नहीं है, सिर्फ कृष्ण से प्रेम। कहती हैं गोपियां, उधो मन न भये 10-20, कहती हैं एक ही मन था। जब आप संपूर्ण त्याग और समर्पण, सूरदास नारी के किस प्रेम की चर्चा करते हैं? नारी का प्रेम अपना सर्वस्व समर्पण। जब आप अपना सब कुछ किसी को सौंप देते हैं तो एक ही भाव उत्पन्न होता है, वो जहां रहे खुश रहे, उसके अलावा कोई और नहीं। तेरे बिना जिंदगी से, परंतु तेरे बिना जिंदगी भी जिंदगी तो नहीं। वियोग में जो प्रेम है वह प्रेम परिपक्व होता है, मन को रंग देता है, कोई और विकल्प नहीं चाहिए। गोपियां कहती हैं कि आकाश कहीं ऐसा होता कि दो दिल होते, एक हो तो सो गयो श्याम संग। परंतु बिहारी जैसे रीतिकालीन कवियों ने जिस प्रेम की चर्चा की वो परिपक्व प्रगाढ़ प्रेम नहीं है, वो सूक्ष्म प्रेम नहीं है, वो चतुराई पर आधारित। समाज है परवाह नहीं, वो छल पर आधारित। उसमें त्याग नहीं है, उसमें भावना नहीं, उसमें सिर्फ रस लेना और उड़ जाना है। सामंती समाज का प्रेम कैसा है? भंवरे की तरह, रस लेना और फिर भी अतृप्त रहना। तो बिहारी जैसे कवियों ने जिस प्रेम की चर्चा की वो विकल्प धर्म है, तू नहीं कोई और सही। बात समझना, वो रूप देखने वाला प्रेम है। लेकिन जो भावनात्मक प्रेम है, बोर्ड पर देखना, वो रूप नहीं देखता, मन देखता है। वो जुड़ जाता है मन से। शरीर तो नश्वर है, जैसे लिखते हैं कि शरीर तो फूल की तरह है और फूल कभी भी सूख के मुरझा जाता है, खत्म हो जाता है। लेकिन प्रेम सुगंध की तरह, खुशबू कभी नहीं मरती। फूल मरे पै मरे न बासु, प्रेम अनश्वर है, प्रेम अमर है। इसलिए प्रेम कहानियां जहां त्याग हैं वो अब तक जीवित हैं, शाश्वत हैं। राधा कृष्ण की प्रेम कथा अमिट कथा है। लैला मजनू कई कथाएं जानते हो ना, सीरी फरहाद, हीर रांझा हैं, अपनी बनानी है कि नहीं? हाँ, मैंने तो गाना सुना है कि नहीं, वो तो ठीक है, वो जिंदगी जिंदगी नहीं, जवानी जवानी नहीं, जिसकी कोई कहानी है। हाँ ठीक है ना, लेकिन उसमें भी घड़ी और दो घड़ी ही प्रेम की बात है हैं? वाह, नहीं लेकिन मैं तो कह रहा हूँ उसमें सिर्फ घड़ी की बात है, इसलिए तुम लोग सिर्फ घड़ी वाली बात सुने हैं? मैं समझ गया आप लोग हैं। हाँ नहीं, बिल्कुल तुम्हारे भीतर भावनाएं सुसुप्त ज्वालामुखी की तरह हैं। मैं आप लोगों के लावा को कब कुरेदना चाह रहा हूँ, संभाल के रखना। मेंस में सब भावनाएं लावा बन के निकले। देखो नायिका कैसी है, होता क्यों नहीं? व्यवहारिक प्रेम कहते हैं उसे, व्यवहारिक प्रेम कहते हैं। सिर्फ वियोग मूलक प्रेम सैद्धांतिक प्रेम है। हाँ, इसलिए तो व्यवहारिक प्रेम है। देखो
हाँ नहीं बिल्कुल आप लोग सही जा रहे हैं। मैं आप लोगों की आंखों में झांक पा रहा हूँ। इसलिए तो तुम भी मुखर्जी नगर में इसीलिए आते हो, 3 महीने रहे, फूलों के मौसम में मिलने आते हैं और पतझड़ में। भाई ये सब कभी गलत थोड़ी थे, तुम्हारे लिए लिख गए। देखिए नायिका कैसी है, देखो देखियो अनदेखियो कियो, अंग अंग सबे दिखाए, बैठती तन में सकुची, बैठी चिते ल जाए। क्या कमाल की नायिका है। और नायक भी कम छली नहीं है। लरिका लेबे के मिसनी, लंगर मुंह ढींग आए, गयो अचानक आंगुरी, छाती छैल छुआए। हाँ तो ब्रज भाषा अवधी और भोजपुरी से बहुत दूर नहीं, हालांकि पश्चिम हिंदी की बोली है, कई चीजें मिलती हैं। मोढ़िंग, लंगर यानी नाटकीय अंदाज में, मोढ़िंग यानी अपने को झुकाना। देखो इधर बाद में लिखना, नायिका देखती है कि नायक खड़ा है, उसे देखकर भी अनदेखा कर देती है और अपने सभी अंग एक एक करके दिखा देती है। और तब जब नायक की नज़र उस पर पड़ती है तो नायिका ये नाटक करती है कि मैंने तो तुम्हें देखा ही नहीं, इसलिए संकोच में अपने ही शरीर में गड़ जाती है लाज से और शर्मा करके बैठ जाती है। इधर नायक देखो ऐसा ही धूर्त है, छली है, मक्कार है। नायिका की गोद में बच्चा है, उस बच्चे को अपनी गोद में लेने के बहाने नाटकीय अंदाज में, मिसनी यानी बहाने, लंगर नाटकीय अंदाज में झुकता है और बढ़ते हुए हाथों से, उंगलियों से नायिका की छाती को छू लेता है और ये बहाना करता है कि मैं तो बच्चे को गोद में ले रहा था। ये कैसा प्रेम है, ये कैसा प्रेम है। धूर्तता, छल, चतुराई पर आधारित, अवसरवादी। क्या ये भावनात्मक है या भोगमूलक है? क्या ये सूक्ष्म है या स्थूल है? क्या ये परिपक्व है या दैहिक है? मुड़ जाना, आगे झुकना। लंगर नाटकीय, मिसनी बहाने, अंगुरी अंगुली, लड़का लड़का, लेबे लेने के लिए, बैठती वो तो लंगर भाई, हमें जो पसंद है वो लंगर है। हाँ बहुत चीज़ें होती हैं। ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं? श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, सुनने में सम भिन्न अर्थ देने वाले शब्द। जैसे कर मतलब हाथ भी, किरण भी, टैक्स भी है ना, और पूर्वकालिक क्रिया भी, छू कर, खा कर, पढ़ कर। कौरवों ने पांडवों को कैसे हराया था? तो इसलिए चौगान का खेल कैसे खेला जाता है? नायक क्या कर रहा है, नायिका क्या कर रही है? ऐसा समझ गए ना? बिहारी तुम ही पे तो लिख रहे थे हैं? मैं अपने मुंह से नहीं बताना चाह रहा था, धन्यवाद आप लोग स्वीकार कर लिए। वेरी गुड। आगे जो खुली आंखों से देखा जाए, देखो इधर ये सारी वस्तुएं स्थूल हैं। आप लोग बचपन से पढ़े होंगे सूक्ष्मदर्शी, तो जो खुली आंखों से ना देखा जाए उसके लिए आप लोग माइक्रो, माइक्रो मतलब द मिलियंथ पार्ट, किसी चीज़ का बहुत छोटा सूक्ष्म हिस्सा। तो उसे देखने के लिए क्या चाहिए? एक यंत्र चाहिए। तो सूक्ष्म जो खुली आंखों का विषय ना, महीन है ना, और भारी भरकम या जो आंखों से देखें, छू सकें। बोलो सभी भौतिक वस्तुओं को स्थूल वस्तु कहते हैं, जिसको इंद्रियों से छू सकें, देख सकें, महसूस कर सकें, ये सब स्थूल है। शरीर का एक एक अंग स्थूल है, लेकिन शरीर में जो मन है, जो आत्मा है, जो भावना है, वो क्या है? 100% स्थूल ही मूर्त है, सूक्ष्म ही अमूर्त है। बिहारी की कविता नीचे, बिहारी की कविता प्रेम में नैतिकता और मर्यादा को महत्व नहीं देती। नैतिकता और मर्यादा को महत्व नहीं देती। यह प्रेम उन्मुक्त भोग की वकालत करता है। इसकी वकालत करता है कम उम्र की मुग्धा नायिका। हाँ, कम उम्र की मुग्धा नायिका जो अपनी लज्जा और अपने संकोच को खत्म करने के लिए मदिरा पान का सहारा ले। इस कविता में चित्रित है। ले इस कविता में चित्रित है, बिहारी लिखते हैं, हंसी हंसी हे रति
नवलतिया, मद के मद उमदाती, बलकी बोलत बचन, हबकी लपटाती। नायिका कम उम्र की है, लज्जा से भरी हुई है, संकोच है उसमें, लेकिन अपने संकोच को मारने के लिए, ताकि वह काम में, सहवास में, संभोग में खुलकर मजा ले सके, मद का सहारा लेती है। किसका सहारा लेती है? मदिरा का। ये नवलतिया है। कैसी है? कम उम्र की नई नायिका है। नवोढ़ा शब्द सुने होगे, मुग्धा है। और जैसे मदपान करती है तो हंसी हंसी हेरती, नायक को उल्टा छेड़ती है। संकोच मर जाता है और उसे हंस हंस के घूरती है, मानो भीतर के भाव उमड़ रहे हों। अब बढ़ बढ़ के बात कहती है, बोलती है, और नायक बेचारा पीछा छुड़ा रहा है। नायिका हबकी लपटाती, आगे बढ़कर नायिका ही खुद लिपट जाती है बार बार। इस प्रेम में बोलो, शिष्टाचार नहीं है, नैतिकता, मर्यादा, यह उन्मुक्त भोग पर आधारित है। किस पर आधारित है? स्वच्छंद है। बोलिए, सामंती प्रेम ऐसा ही होता है। बात समझ में आ रही है? नीचे धूप देखना, खोजना, देखना। गोरखनाथ कहते हैं, जोई जोई पिंडे सोई सोई ब्रह्मांडे, और जायसी कहते हैं, जो ब्रह्मांड सो पिंड है, हेरत अंत न पाए। खोजने से उसका अंत नहीं मिलता। देहातों में आप एक शब्द है ढील हेरना। मुझे लग रहा है कि गांव देहात से हो तो सुने समझे होगे। जू ढील समझती है बेटा? ढील मैंने छोड़ देना, वो भी छूटे ही रहते हैं बालों में। अरे जू, हाँ, उनको हेरना, खोजना। पूर्वी हिंदी में पूर्वांचली लोग ऐसे शब्द प्रयोग करते हैं। बिहारी की कविता में संयोग पक्ष के साथ साथ वियोग पक्ष का भी चित्रण है। साथ साथ वियोग पक्ष का भी चित्रण है। रचनाकार ने संयोग और वियोग दोनों चित्रण के क्रम में, संयोग और वियोग दोनों चित्रण या दोनों के चित्रण के क्रम में ऊहात्मकता या अतिशयोक्ति का सहारा लिया। ऊहात्मकता, बढ़ा चढ़ा करके। संयोग श्रृंगार के चित्रण में रचनाकार ने यदि यह दर्शाया कि नायिका के एक एक अंग से, चित्रण के क्रम में रचनाकार ने यदि यह दर्शाया कि नायिका के एक एक अंग से सौंदर्य की लपटें निकल रही हैं, तो वियोग चित्रण के क्रम में यह दर्शाया कि नायिका वियोग में जलकर इस कदर दुबली पतली हो गई है विरह की अग्नि में, कि वह बिस्तर पर लेटी है, बिस्तर की सिलवटें तो दिखाई पड़ती परंतु नायिका नहीं दिखाई पड़ती। कैसा चित्रण कहेंगे? अतिशयोक्ति। बिस्तर की सिलवटें तो दिखाई पड़ती हैं परंतु नायिका नहीं दिखाई पड़ती। जब वह सांस लेती है तो 6-7 कदम आगे बढ़ जाती है, इतनी पतली है, और जब वह सांस छोड़ती है तो 6-7 कदम पीछे हट जाती है। मानो सांसों के झूले पर झूल रही हो, मानो सांसों के झूले पर झूल रही हो। सांसों के झूले पे झूल रही हो, पतली दुबली हो गई है। किसी चीज का बढ़ा चढ़ा करके चित्रण। मान लीजिए कोई कहे कि नायिका के शरीर के एक एक अंग से बिजली चमक रही है, तो बढ़ा चढ़ा के ही है ना। बिहारी लिखते हैं, अंग अंग छवि की लपट उपटत जाती अच्छे, खरी पातरी उसी लगे भरी भरी सीधे। नायिका की आंखें इतनी पतली हैं, इतना पैनापन है कोरों में, कि रचनाकार लिखता है, सखियां कहती हैं, डर है काजल मत लगा, कहीं तेरी उंगली कट गई तो। हाँ, काजर देना एरी सुहागन, अंगूरी तेरी कटेगी कटाक्षण। कोरापन, पैनापन, तिरछा अलग चीज है ना। हाँ भाई, चौकदार, नोकदार, बाण क्या होता है? नुकीला, आंखें इतनी नुकीली हैं, उनमें कटीलापन है। क्या है?
हाँ, नायिका के होठ इतने लाल हैं, इतने कि नायिका नाक में मोती पहनी है, मोती का रंग सफेद। अब होठों की लाली से जो सफेद मोती है उसकी चमक कुछ ऐसी कि मानो नाक में उसने अनार का दाना धारण किया हो। बेचारा दूर से एक तोता देखता है। कौन देखता है? हाँ, नाक का मोती अधर की कांति से, बीज दाड़िम का समझ कर भ्रांति से सहसा सुख हुआ सोचता है। हाँ, देखो तो बेचारा तोता आगे बढ़ता है कि चलो आज अनार का दाना चूग लेते हैं, और जैसे आगे बढ़ता है उसे भ्रम हो जाता है ये दूसरा तोता कौन है भाई। नायिका की नाक इतनी नुकीली है कि उसे लगता है एक और तोता है। कौन है? एक और तोता है। अब समझिए, नायिका के पैरों की एड़ियां बिहारी की कविता में इतनी लाल है कि बेचारी, हाँ, गांव की जो हजामन है नाइन, वो आती बार बार उसमें महावर लगाने के बाद भी कंफ्यूज हो जाती है कि लगाया कि नहीं लगाया, क्योंकि पहले से ही लाल है, पहले से ही लाल है। तो बढ़ा चढ़ा कर किए गए चित्रण को अतिशयोक्ति मूलक चित्रण कहते हैं। अगर लिखना चाहें तो एक कविता कृपा करके लिख लें। बिहारी का नायक कैसा है? मैं किसी और का हूँ कि तेरा हो जाऊँ, समझ गए? और नायिका भी इत आवत चली जात रुत, बढ़ा चढ़ा के चित्रण। हाँ, तिल को ताड़ बनाना। चली 6 तक हाथ, चढ़ी हिंडोलने, सिर है, लगी उसासन साथ। 6 तक, 6 उच्छ्वास, श्वासोच्छ्वास, सांस लेना और छोड़ना। इधर आई उधर चली, 6-7 हाथ आगे पीछे, मानो हिंडोले ने, हिंडोला समझते हैं? झूला। मानो झूले पर सवार हो, और वह झूला किससे बना है? सांसों। सुनाई का इतनी, बैलून में हवा भर के छोड़े हो, बैलून के मुंह को बांधो मत, हवा भरो और छोड़ दो, तो बैलून किधर जाता है? सांस छोड़ने के क्रम में आगे, सांस लेने के क्रम में पीछे। हाँ, मैं इतनी पतली दुबली है, विरह ताप उसका इतना बढ़ गया है कि कमरे में रखी हुई बर्फ की सिल्ली पिघल जाती है। उसका विरह ताप इस कदर बढ़ गया है कि उसके ताप से खिड़की पर रखी हुई इत्र की शीशी अपने आप सूख जाती है। तो ये सब कैसा चित्रण है? अतिशयोक्ति। हाँ, अरे वो तुम लोग एक टीवी पे ऐड आता था कि रात में कुछ लोग जुटे हुए हैं और महफिल जमी हुई है, अचानक बिजली चली जाती है, तो एक बच्चा वो मुस्कुराता है, उसके दांतों से लाइट आ जाती है, और टीवी पे, हाँ, मिंटोस या पता नहीं, भूल भाल है, हैप्पीडेंट। हाँ, कुछ लोगों के तो दांतों से ऐसी खुशबू आती है कि बस नायिका एकदम सटी चली जाती है ना? हाँ, मतलब हाँ, अतिशयोक्ति। वो एक, हाँ, एक और ऐड आता कुणाल, देखा है तुम लोग? ये बिहारी आप लोगों के बारे में बहुत कुछ जानते थे। इनको मालूम था। पढ़ के देखो एक सांस में, तब तक हम करेंगे आराम। आदि बंद कर बेटा। आदि अलंकारिक, अच्छा या नहीं? अलंकारिक करेक्ट है। तो नेक्स्ट डालिए, नीति परकता। बिहारी और नीति परकता। बिहारी की कविता के कितने विषय हैं? श्रृंगार, भक्ति और नीति परकता। नीति से नैतिकता जैसे शब्द का जन्म हुआ है। नीति से ही नैतिकता जैसे शब्द का जन्म हुआ है। सामाजिक नियम का पालन ही नीति परकता कहलाती है। आलोचकों ने माना कि बिहारी की कविता दरबारी होकर भी, बिहारी की कविता दरबारी होकर भी लोक तत्वों की उपेक्षा नहीं करती। किसकी उपेक्षा नहीं करती? लोक तत्वों की उपेक्षा नहीं करती। इसका मतलब यह हुआ कि बिहारी दरबारी होकर भी अपनी कविता में समाज को नगण्य नहीं मानते, नगण्य नहीं मानते। उनकी कविता में लोक पर्व और लोक उत्सवों की चर्चा देखी जा सकती है। लोक पर्व और लोक उत्सवों की चर्चा देखी जा सकती है। हाँ, जनता से जुड़े हुए लोक उत्सवों की चर्चा देखी जा सकती है। नीचे सामाजिक लोक व्यवहार, नीचे से लिखना, सामाजिक लोक व्यवहार और शिष्टाचार की सीख देने वाले पदों को ही
नीतिपरक पद कहते हैं। सामाजिक शिष्टाचार और लोक व्यवहार की सीख देने वाले पदों को ही, एक ही बात है, और शिष्टाचार की सीख देने वाले पदों को ही नीतिपरक पद कहते हैं। जब कोई बात कही जाए तो उसे क्या कहते हैं? बोलो, उक्ति। और जब कोई अच्छी बात कही जाए तो सुंदर उक्ति। दोनों को जोड़ दें तो छोटा ऊ, छोटा ऊ। नीतिपरक पदों को सुक्तियों के नाम से भी जाना गया। नीतिपरक पदों को सुक्तियों के नाम से भी जाना गया। किसके नाम से जाना गया? अब सुनना ध्यान से। एक तरफ बिहारी का श्रृंगार चित्रण किससे कटा हुआ है दोस्तों? नैतिकता से। लेकिन ये वही बिहारी हैं जो दरबारों में सामंती जरूरतों के अनुरूप श्रृंगारिक चित्रण करते हैं, लेकिन आम आदमी के लिए, समाज को सीख देने के लिए कैसे पद लिखते हैं? बोलो, बिहारी की कविता दरबारी है, दरबारी होकर भी लोक तत्वों की, समाज की पूरी तरह उपेक्षा नहीं करता। बात एकदम पकड़ में आई। रीतिकालीन कवियों में नीतिपरक रचनाकारों का विशेष स्थान रहा है। रीतिकालीन कवियों में नीतिपरक रचनाकारों का विशेष स्थान रहा है। कवि वृंद, कौमा गिरधर कवि, कवि वृंद नाम था, कौमा गिरधर कवि तथा कवि बैताल नीतिपरक पदों के ख्याति प्राप्त रचनाकार थे। नीतिपरक पदों के ख्याति प्राप्त रचनाकार थे। कवि बिहारी लाल दरबार में रहकर भी, कवि बिहारी लाल दरबार में रहकर भी नीतिपरक पदों की उपेक्षा नहीं कर रहे थे। आज की सारी लड़ाई, आज की हिंसा, घृणा, आज का आतंकवाद, अलगाववाद और नक्सलवाद किन कारणों से है? सामाजिक विषमता। किन कारणों से? सामाजिक आर्थिक विषमता, मर्यादा, नैतिकता, इनके अभाव में ही अराजकता फैली हुई है। तो देखिए क्या कहते हैं, सोना से ज्यादा मोह मत पालो। और उधर कबीर माया के कितने भेद बताते हैं, कामिनी और कंचन मतलब। अब देखिए कहते हैं बिहारी, कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय। वाह खाए बौराए जग या पाए बौराए। कहते एक कनक सोना, एक कनक धतूरा, नाम सुने हैं भाई? सोना धतूरा से 100 गुना अधिक मादक नशीला होता है। क्यों? धतूरे को तो लोग खा के बावले होते हैं, पागल होते हैं, और इस कनक को, सोना को तो पाते ही पागल हो जाते हैं। महिलाएं शायद बिहारी को याद आ रही हों। महिलाएं जब नए गहने जेवर बनवाती हैं और सब्जी भाजी भी लेना हो तो रेहड़ी वाले, ठेले वाले से पूछती हैं, भैया आलू कैसे दिया? मान लो नया वो कान में पहना है, नहीं मालूम नहीं, महिलाओं को मालूम नहीं। मान लो नया वो बाला वगैरह बनवाया हो, चूड़ा चूड़ी जो भी बोलते हैं उसे, कड़ा बाला, तो उसको अगर महिला पहन रखी है, एकदम नया है, तो बहुत आराम से तो बात कर ही नहीं सकती। वो जब तक हाथ में 2-4 बार हिला न ले, किसी को दिखा न ले। नया चेन पहना हो, अब मान लीजिए नया चैन धारण कर रखा हो तो क्यों बुरा बनती है? जरूर इसका अर्थ पहले कर चुकी है। हाँ, अरे वो जानते दिखाई रही है तो क्यों ना कहें, कम्प्लीमेंट ही तो देना है। तो मान लीजिए नया चेन, और गर्मी ना भी हो तो महिलाएं, उफ बहुत गर्मी है, काय का पहनते हैं, मेरा चेन दिख रहा है तुमको, ही नहीं दिखेगा क्या? इसीलिए चैन है, इसीलिए चैन है। हाँ, और तभी पीछे वाला भी चैन है। तो देखो कितनी बड़ी बात कहते हैं कि कहाँ सोने के चक्कर में आते हो। और याद रखना, हर चमकने वाली चीज देखना। फिर कहते हैं, नर अरु नल नीर की गति एक करी जोए, जेते वह नीचे चले त्यों त्यों ऊंचो हुए। वाह क्या बात है। कहते नल में बहने वाला पानी और नर दोनों की एक गति, लघुता से प्रभुता मिले, प्रभुता से प्रभु दूरी। कहते हैं कि पेड़ों, फलों से लदा हुआ पेड़ झुक जाता है। मनुष्य जितना महान होता जाता है उतना विनम्र होता है, उसकी समृद्धि बढ़ती जाती है, उसकी निगाहें नीची होती जाती हैं। तो कहते हैं नर, मनुष्य जितनी ऊंचाई पे चढ़ेगा उतनी विनम्रता। नल में बहने वाला पानी जितने नीचे से आए उतना ऊपर फोर्स हो जाता है, यानी मनुष्य और नल के का पानी दोनों एक जैसा।
जिसके पास पैसा ना हो या नया नया धन आया हो, नौ धनाढ़ वर्ग, ऐसे लोग ही शेखी बघारते हैं आजकल पाँव जमी पर। ऐसे ही लोग कहते हैं मेरे दादाजी तो हाथी पे बैठ के लोटा लेके, और मेरे पिताजी 52 बीघे में। बोलो, सामाजिक मर्यादा, लोक व्यवहार और शिष्टाचार की सीख देने वाले पदों को ही, जो समाज को नैतिकता, नियम सिखाए, आचरण व्यवहार सिखाए, सामंतों को गाली देते हैं। कहते हैं नहीं पराग, नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इही काल। क्या कहते हैं? अरे कैसा हृदय विहीन व्यक्ति है कि जिस फूल में अभी पराग नहीं आया, ना उसमें मधु का संचय है, तो ऐसी कलियों को भी मसल रहा है। अरे हे भंवरे, अली कली ही सौ बंध्यो, आगे कौन हवाल। छोटी बच्चियों में तुम्हारी ऐसी पिपाशा, ऐसी तृष्णा, अरे उसे महिला तो बन जाने दो। देखो, समाज के सभी क्षेत्र पर इनके नीतिपरक पद कुछ ना कुछ असर डालते हैं। अभी तो कली फूल भी नहीं बनी, अभी से ही तुम कली के पीछे पड़ गए। अपने यहाँ समाज में कुछ ऐसी विकृतियाँ रही हैं। कुछ लोग गांव के चौराहे पर पहुँचते हैं और पूछते हैं कि इस गांव में कोई 24-25 साल का लड़का खाली है क्या विवाह के लायक? तो गांव वालों ने कहा 24-25 साल का तो कोई खाली नहीं है, 12-12 साल के दो चलेंगे, 12-12 साल के दो चलेंगे। मतलब कहीं ना कहीं ये पद बाल विवाह पर भी प्रहार करता है। किस पर प्रहार? सामाजिक कुरीतियों पर। पढ़ के देखिए, नेक्स्ट टॉपिक डाल लीजिए, कल फिनिश कर लेंगे, ये बड़ा है। अली यानी भंवरा, भंवरा कली के पीछे ही पड़ गया, आगे क्या होगा? अरे कच्ची मिट्टी के घड़े में पानी डालें तो भाई राजा जयसिंह, सवाई राजा जयसिंह के दरबार में थे तो अपने शासक को ही सुना रहे हों। उसमें एक प्रकार से एंट्रेंस एग्जाम चल रहा, समझ रहे हो? हाँ, तो नेक्स्ट डालिए बिहारी और भक्ति, और ये बड़ा महत्वपूर्ण है, इससे पूछ ही लिया जाता है, भक्ति बनाम श्रृंगार। और आज इतना ही, कल करेंगे।
जहाँ उसे फुफेरी में मेरी बहन से प्यार हो जाता है। शेखर एक जीवनी उपन्यास भी लिखा गया है इस पर। और मन में कहीं ना कहीं एक अपराध बोध रहता है, व्यक्ति उसको कहीं बताना चाहता है, तो बताते समय वो कहता है कि मेरा एक दोस्त है। कौन है? जिसे अपने ही गांव की किसी चचेरी या मेरी बहन से, वास्तव में वो दोस्त नहीं होता है बल्कि, हाँ बोलिए, अपनी बात जब अपने नाम से की जाए तो उसे उत्तम पुरुष शैली कहते हैं। कौन सी शैली कहते हैं? इसे ही मैं शैली, इसे ही आत्माभिव्यक्ति। बोलो, अपनी बात अपने नाम से, इसे ही अभिव्यक्ति की मैं शैली, इसे ही वैयक्तिकता कहते हैं। क्या कहते हैं? परंतु जब अपनी बात, बोलो मेरे साथ, बोलो, किसी और के माध्यम से कही जाए तो उसे अन्य पुरुष शैली। कौन सी शैली कहते हैं? साहित्य में ये दो शैलियां हैं चित्रण की। छायावाद और भक्ति काल में उत्तम पुरुष शैली आई। कौन सी शैली? सभी रचनाकार अपनी बात अपने नाम से कह रहे थे। बोलो, मैं नीर भरी दुख की बदली, महादेवी वर्मा। निराला, धन्य पिता मैं निरर्थक था, है ना। प्रसाद, मिला कहाँ वह सुख जिसका स्वप्न देखकर मैं जाग गया। बात समझ में आ रही है? ऐसे ही भक्ति काल के भी कवि, कबीर कुत्ता राम का मोतिया मेरा नाम, अरे हाँ ना। ऐसे ही महादेवी वर्मा, क्या हेरी मैं तो प्रेम दीवानी। मैं कौन दीवानी? तो बोलो, साहित्य में चित्रण की दो शैलियाँ होती हैं, मैं शैली और अन्य पुरुष शैली। इधर पानी बोतल पकड़ा दीजिए, प्यास लगी है ना। तो दोस्तों, रीति काल में लोग अपने प्रेम की बात कृष्ण और राधा के नाम से कर रहे थे। किसके माध्यम से कर रहे थे? शासक सामंत अपने प्रेम की चर्चा किसके माध्यम से? इसीलिए रीति काल की कविता मैं शैली की नहीं बल्कि कैसी है? कब इसका इस्तेमाल करते हैं? जब समाज से डर हो, कहीं समाज की प्रतिक्रिया न झेलनी पड़े, इसलिए अन्य पुरुष शैली। वो मैं नहीं, मेरा दोस्त है। कौन है? जबकि वास्तव में कौन? तो व्यक्ति जब किसी अनैतिक कार्य से गुजरता है या समाज के आगे स्वीकार करने में उसे खतरा होता है तो इस अन्य पुरुष शैली का सहारा लेता है। किसका सहारा लेता है? देखिए, रीतिकाल उधर से ही आ जाता बेटा। रीतिकाल की कविता, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। उधर कैसे जाएगा तुम? थैंक यू बेटा, थैंक यू। रीतिकाल की कविता में भक्ति चित्रण अन्य पुरुष शैली के माध्यम से व्यक्त किया गया। सामंती दरबारी परिवेश, सामंती दरबारी परिवेश के सामंतों और यहां तक कि रचनाकारों ने भी, यहां तक कि रचनाकारों ने भी अपने प्रेम का चित्रण राधा और कृष्ण के नामों का सहारा लेकर किया। फुल स्टॉप। यह समझा जा सकता है कि उस सामंती समाज में, यह समझा जा सकता है कि उस सामंती समाज में स्वच्छंद प्रेम की अभिव्यक्ति को स्वतंत्रता नहीं मिली थी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी तथा डॉक्टर नगेंद्र जैसे आलोचकों ने रीतिकाल या बिहारी जैसे कवियों की भक्ति चेतना को, रीतिकाल या बिहारी जैसे कवियों की भक्ति चेतना को सामाजिक प्रतिक्रिया से बचाने वाले कवच का नाम दिया। सामाजिक प्रतिक्रिया से बचाने वाले किसका नाम दिया? कवच का नाम दिया। वास्तव में यह भक्ति, वास्तव में यह भक्ति श्रृंगार चित्रण, वास्तव में यह भक्ति श्रृंगार चित्रण का बहाना या माध्यम बनकर आई। आई भक्ति। आचार्य भिखारी दास ने, आचार्य भिखारी दास ने बिहारी जैसे कवियों की भक्ति पर अपना निर्णय सुनाते हुए निम्नलिखित पद को रचा। बिहारी जैसे रीतिकालीन कवियों की भक्ति पर अपना निर्णय सुनाते हुए निम्नलिखित पद को रचा।
आगे के कविता है, सुकवि रीझी हैं तो कविताई, न तो राधिका गोविंद सुमिरन को बहानो है, न तो राधिका गोविंद सुमिरन को बहानो है। बड़ी बात है। न तो राधिका गोविंद सुमिरन को बहानो है। अब ये समझने लायक है, पहले उतार लीजिए फिर बात करते हैं। ये वाला गिरेंगे तो बचाएगा ना, तेरे से जवान भाई है मेरा, काहे की चिंता हमको। देखो कितना आसान है। भिखारी दास कहते हैं कि सुकवि, रीतिकाल के कवि को इन्होंने सुकवि कहा। क्यों सुकवि कहा? क्योंकि ये खुद रीतिवादी थे। तो कहा कि भाई जो कवि नायिका भेद को जानते हो, जो कवि नक्सिक वर्णन को जानते हो, जो श्रृंगार चित्रण को जानते हो, जो रीति निरूपण को जानते हो, जो अलंकारों को समझते हो और इनका जुड़ाव दरबारी परिवेश से हो, तो ऐसे सुकवि तो हमारी कविताओं को समझेंगे और उन पर रीझेंगे, खुश हों, और तभी समझेंगे कि हमारी कविता का उद्देश्य पूरा हुआ। बाकी आम लोग ये समझेंगे कि हमारी कविता में किसका सुमिरन है, यानी आम आदमी, लोक मानस, जन सामान्य को हमारी कविताएं भक्ति परक नजर आएंगी। क्या नजर आएंगी? आचार्य द्विवेदी और डॉक्टर नागेंद्र कहते हैं कि उस समय का समाज सामंती था। कैसा था दोस्तों? आप लोग जब दिल्ली नहीं आए होंगे तो मैं आपको आज के 20 साल पहले की बात बताऊं। हिम्मत नहीं होती थी कि पार्क में लड़के लड़की साथ बैठ जाएं। दिल्ली की बात, राजधानी की बात। वो जैसे घरों के बीच पार्क बनाए तो लोग क्या करते थे, बूढ़े बुजुर्ग यहाँ के भी, वो मग से जग से उन पर पानी फेंक देते थे, है ना। कोई भी डांट के बोला चलो यहाँ क्या करने आए हो। किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि कोई अपनी महिला मित्र को कहीं बुला के मिल ले या कमरे तक बुला ले। महिला तो छोड़ो, पुरुषों को भी अलाउ नहीं होता था, बच्चे बच्चे नहीं बुला पाते थे, वो लाइन लॉर्ड नीचे रोक देते थे, कहाँ जा रहा है कौन। तो आज के 15-20 साल पहले प्रेम को इतनी खुली छूट नहीं थी। इनफैक्ट अपने आदियातों में आज भी नहीं है, और शहरों में भी प्रतिबंध तो है ही, इसलिए लुक्का छिपी है भाई प्रेम, एक मूवी भी आई थी अभी हाल में, है ना। अब सोचो उस जमाने में, आज के लगभग 300-350 साल पहले क्या दशा रही होगी। क्या प्रेम को खुली छूट थी? क्या लोग अपने नैतिक प्रेम को भी व्यक्त कर पाते होंगे? जबकि सामंती समाज था, प्रेम तो अनैतिक था, लेकिन जनता, याद रखिएगा, जनता सबसे अधिक नैतिकता का पक्षधर होती है। जनता नैतिकता के प्रतिमान सेट करती है। इसलिए आप देखेंगे शिक्षक का नोबेल रूप, आदर्श रूप, नेता कैसे हो, नैतिक हो, आप जैसे अधिकारी कैसे हो, नैतिक हो। तो उस समाज में भाई शासक कितना था? एक, बोलो। और उसके दरबार में, उसके हरम में, उसके भवन में असंख्य स्त्रियां उसके लिए थी। अब अगर इस तरह के प्रेम का चित्रण कवि करता तो समाज के लोग, आम आदमी, जन सामान्य के द्वारा इस प्रेम का बहिष्कार होता, कवि का बहिष्कार होता, उसके खिलाफ फतवा जारी होता। क्या जारी होता? इस प्रतिक्रिया से बचने के लिए शासक कितना था? कृष्ण कितने थे? गोपियां कितनी थीं? कवियों ने दिमाग लगा दिया। क्या लगा दिया? कहा हम शासकों का ही प्रेम चित्रित करेंगे, अपना ही प्रेम चित्रित करेंगे, लेकिन नाम किसका होगा? राधा और कृष्ण का। करे कोई? इसे ही अन्य पुरुष शैली कहते हैं। कौन सी शैली कहते हैं? बोलो। जब अपनी बात किसी और के माध्यम से कही जाए तो उसे ही अलंकार में अन्योक्ति कहते हैं। कौन सा अलंकार कहते हैं? कितना समझ में आया? अरे बोलो ना। कोई बात नहीं, हम भी समझे थे बेटा, तुम और हम तो कम समझे। हमारे पड़ोस के एक बाबा अगरबत्ती दिखाते दिखाते बिहारी का ही एक पद रट रहे थे। यहाँ अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल हुए। मैं मुस्कुरा रहा था। अगर उनको कहता बाबा आप गलत हो, तो मेरी तो वहीं लठ से सिकाई हो जाती। इसलिए हमने कहा कि क्यों मैं सुधारूं, बाबा को जीने दो। नहीं भाई, पूजा कर रहे थे वो, पूरे भक्ति में डूबे हुए थे। तो भाई ये सीधी सी बात है। नीचे लिखिए, रचनाकार बिहारी के भक्ति परक पद वास्तव में, रचनाकार बिहारी के भक्ति परक पद वास्तव में अन्य पुरुष शैली या अन्योक्ति शैली में लिखे गए परक पद वास्तव में अन्य पुरुष शैली या अन्योक्ति शैली में लिखे गए श्रृंगारिक पद रहे हैं, में लिखे गए श्रृंगारिक पद रहे हैं। ये पद सतही तौर पर बेशक आध्यात्मिक रंग में रंगे दिखाई पड़ते हैं, आध्यात्मिक रंग में रंगे दिखाई पड़ते हैं, परंतु इनका गूढ़ अर्थ
पूरी तरह श्रृंगारिक निकलता है। आचार्य शुक्ल ने इन पदों में प्रभाव चमत्कार तलाशने की कोशिश की। चमत्कार तलाशने की कोशिश की अर्थात ये पद अलंकारों के माध्यम से चमत्कार को जन्म देते हैं। और उन चमत्कारों में अर्थ भाषा से कहीं अलग थलग नजर आता है। उन चमत्कारों में अर्थ भाषा से कहीं अलग थलग नजर आता है। भाई जब आप चमत्कारी बात करते हैं तो क्या उसका वही अर्थ होता है? अर्थ, मीनिंग। बोलो नाक में चने चबाना तो नाक से चना चबाएंगे, कलेजे पे सांप लौटना तो कलेजे पे सांप लौटेगा नहीं ना। भाई घुटने के बल चलना तो क्या वाकई घुटने के बल चलते हैं? कुछ लोग कहते हैं कि डंडा से घास काट रहा है तो वाकई डंडा से घास काटते हैं। कुछ लोग कहते हैं थूक पॉलिश करना तो क्या सच में थूक से पॉलिश करते हैं? कुछ लोग कहते हैं खून के आंसू रोना तो क्या सच में आंसू खून के ही होते हैं? तो बोलिए जब भाषा का अर्थ भाषा से कुछ और बने तो ऐसे ही पदों को अन्योक्ति पद कहते हैं। बोलो ऐसे ही पदों को अलंकारिक पद कहते हैं, चमत्कारी पद कहते हैं। और रीतिकाल के कवि अलंकारों और चमत्कारों से जुड़े हुए थे क्योंकि उनकी कविता बोलो दरबारों में सौंदर्य और शोभा को परोसने वाली कविता थी। शासकों सामंतों को अभिभूत करने के लिए लिखी जा रही थी, खुश करने के लिए। इनाम मिलता था। क्या मिलता था भाई? शासक खुश होकर के कवि को कुछ भी दे सकता था। लिखते हैं आलोचक कि दरबारी कवि शासकों सामंतों के बिना अधूरे थे और शासक सामंत कवियों के बिना अधूरे थे। भूप से लसत कवि, कवि से लसत भूप। तो गोरख को चुपचाप सुनता है। इसकी आवाज़ कोई सुने हो? इसे जितना पूछना है पूछ लो। सिलेबस खत्म फिर भी रिवीजन चालू। थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस यू। बहुत ज़्यादा है रे गुड़िया। हाँ ले ना तुम बच्चे मिला। तो भाई दरबारों में कविता परोसी जा रही थी। पूर्वी क्षेत्र के लोग कहते हैं ना नीमन गीत गाएंगे ना दरबार। नीमन गीत कैसा गीत? नीमन यानी अच्छा, अच्छा यानी अभिजात्य, अभिजात्य यानी अलंकारिक, जिसकी भाषा उत्कृष्ट हो, काव्य शास्त्रीय हो, रस छंद अलंकारों से युक्त हो। एक एक पंक्ति के 12-12 अर्थ निकल रहे हैं। कितने अर्थ निकल रहे हो? लो देखो, या अनुरागी चित्त की आई वाला टोन है क्या? देखिए तो हरे रंग का होगा। छोड़ दे, है शिवानी यहाँ है बेटा, है। थैंक यू। अब एक दिक्कत हो गई कि इसको झुकने में गड़बड़ हो जा रहा है। ये व्यायाम नहीं कोई याम हो जा रहा है। तो उधर गिर जाएंगे हम। सुना नहीं अमर क्या बोला? डांस करते करते पढ़ाते रहते हैं, गिर सकते हैं। इधर कुछ डालना पड़ेगा। घर से टेबल ले आना तुम लोग। हाँ ये भी हो सकता है, सही कह रहे हो। ये भी खींचा जा सकता है। उधर एक कुर्सी भी कोने में लग सकती है। तो लिखिए या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई। हाँ बेटा, समझे नहीं कोई। हाँ बिल्कुल होगी, ये देखो लगी हुई है बिंदी। बोलो नहीं, नहीं नहीं मैं नहीं। तो नहीं होता है। पश्चिम में बिंदी नहीं लगाई जाती। पश्चिम में लोग बिंदी नहीं लगाते। कहीं भी देखो कि बालकों, अरे वो बालकों नहीं है, बालकों है। वो सिर्फ मैं से काम, पश्चिम वाले बच्चे मैं। बोलो बोलो नहीं, है ना। पंजाबी लोग बोलते हैं बोलो नहीं, महाप्राण ध्वनि अल्पप्राण में कोई नहीं, कोई नहीं। हाँ भाभी को भाभी, चाबी को चाबी, अभी नहीं अभी। तो महाप्राण ध्वनि बोल तो लेते हैं लेकिन इसका प्रयोग नहीं मालूम कहाँ करते हैं। जहाँ भी बहुवचन हो, जहाँ भी आदर सूचक वाक्य हो, वहाँ बिंदी लगाते ही हैं। पिताजी आते हैं, पश्चिम वाले तो पिताजी आते हैं, बिंदी नहीं होती। और बिना बिंदी के एक काम चला लेते हैं। इसके पीछे कारण है पश्चिम वाले टीचर भी हिंदी को हलवा समझ लेते हैं और जो मन में आता अपने से पढ़ा देते हैं। ये गड़बड़ हो जाता है। तो बोलो या अनुरागी गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े, बूढ़ना मतलब श्याम रंग, त्यों त्यों उज्ज्वल हुए। उज्ज्वल में दोनों जो आधा होता है। चिर जीवे, बोलो जोरी जुरे, क्यों न स्नेह गंभीर। को घटिए वृष भानुजा, वे हलधर के वीर। सोहत ओढ़े पीत पट, श्याम सलोनी गात।
सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात। मनोनील मणि शैल पर। अरे वाह, इसलिए तो हिंदी साहित्य स्कोरिंग रहता है, आपको बचपन की सारी चीज़ें याद आ जाती हैं, लेकिन इतिहास भूगोल पॉइंट बाकी जो विषय हैं उसमें बचपन की चीज़ें बिल्कुल याद नहीं रहती हैं। हाँ मतलब फिर से पढ़िए, हम लोग छोटे थे तो एक शेर बोला करते थे, कविता। हाँ, हिस्ट्री और केमिस्ट्री है बेवफा, रात को पढ़ाई की सुबह, है ना। तो एक और ले लो। मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोई। मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोए। जातन की झाई परत, झाई माने परछाई, छाया, हाँ काली माँ। पर्वत, श्याम हरित दूती हुई, झाई पर जिसकी छाया पड़ने से। अब उतारिए, देखिए इनमें कैसे चमत्कार है। बिल्कुल बिल्कुल, सबका अर्थ बड़ा ही गूढ़ है, देखते हैं। बचपन में सोचोगे तभी तो कलेक्टर बनोगे। 12 अर्थ निकले, 12 अर्थ निकले। नगेंद्र कुछ और, शुक्ल जी कुछ और, लास्ट में शुक्ल जी झल्ला उठते कहता आजकल आध्यात्मिक रंग के चश्मे बाजार में बहुत सस्ते हो गए। कैसे चश्मे? आध्यात्मिक रंग के चश्मे, जिनको पहनकर कोई भी विद्यापति और बिहारी की कविता को भक्ति के रंग में देख सकता है। हरे रंग का चश्मा लगाएंगे तो सफेद कपड़ा भी कैसा दिखता है, तो लोग आंखों पे एक चश्मा चढ़ा लेते हैं, कौन सा? आध्यात्मिक रंग। किरो अगरबत्ती दिखाएंगे अनुरागी चित्त की, तो शुक्ल जी नाराज हो जाते हैं। वहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो इनको भक्ति का रंग। आचार्य विश्वनाथ मिश्र कहते हैं कि ना इनको भक्ति मानिए ना श्रृंगार मानिए, ये गृहस्थ जीवन की चीज़ें हैं भाई। कभी आदमी भक्ति करता है, कभी श्रृंगार करता है, कभी प्रेम करता है, कभी नफरत करता है। हाँ भाई, 12 ग्रियर्सन जैसा साम्राज्यवादी, कुछ तो वजह रही होगी कि सबसे पहले तुलसी की तारीफ करता है वो आदमी। आधुनिक हिंदी नहीं बेटा, मध्यकाल पे ज़्यादा चर्चा करते हैं, है ना, मध्यकाल पे ज़्यादा चर्चा करते हैं। ऐसे आधुनिक साहित्य पर भी उनकी चर्चाएं हैं, लेकिन भक्ति काल पर, आदि काल पर, क्योंकि उन्होंने 4 कालखंड बताए थे। बोलो, चारण काल, धार्मिक काव्य, प्रेम काव्य और दरबारी काव्य, यानी कुल मिला के मध्यकाल तक ही अटक जाते हैं, आधुनिक काल पे हाँ नहीं लिखते। और आप ऐसे भी देखिए, उनका जो साहित्य इतिहास उभर करके आता है वो 1888 में, कब उभर के आता है? और भारतेंदु युग शुरू होता है 1850 से 1900, द्विवेदी युग 1900 से। इसलिए उन्होंने आधुनिक काल शुरू होने से पहले ही लिखना बंद, या यूँ कहें कि आधुनिक काल की जब शुरुआत हुई उस समय वो गुजर गए, नहीं लिख पाए, तो मध्यकाल पे लिखते हैं। कहाँ लिखते हैं? आदिकाल पे खूब लिखते हैं, भक्ति काल पे, रीति काल पे। उतार लिए, आगे बढ़े। तो मैं किस लिए बैठा हूँ? बुढ़ लोग बोला पहले उतार लो। देखना इधर जादू। फ्राइड मामा का नाम सुने हो? सिगमंड फ्राइड। एलमंड फ्राइड बनाता है तो चबा देंगे ऐसे आदमी को, तो एलमंड समझ के, कोई बात नहीं। देखो इधर, मन की एक गति होती है दोस्तों। अगर किसी के मन की इच्छा पूरी ना हो तो मनोगति, मनोबल गिर जाता है। फ्राइड ने भी यही कहा कि चेतन मन की इच्छाएं अगर दबा दी जाएं तो अचेतन मन में चली जाएं, ईडीगो सुपर ईगो, और अवचेतन मन की भी इच्छाएं बार बार दबाई जाएं तो अचेतन मन में। यहीं से कुंठा जन्म लेती है। क्या जन्म लेती है? उस समय का जो सामंती प्रेम था उसका एक ही मतलब होता था, रूप तृषा से शुरू होकर यौन तृप्ति तक। वो प्रेम सिर्फ दैहिक घर्षण था बच्चों, उस प्रेम में सिर्फ स्थूलता थी, मांसलता थी, वो क्षणिक प्रेम था, वासनात्मक प्रेम। यानी उस प्रेम की एक ही मांग थी, वासना, काम। तो बोलो, प्रेम में डूबे मन की गति समझे नहीं कोई। दोस्तों, हर रंग किसी न किसी चीज़ का प्रतीक होता है। गुलाबी रंग प्रेम का, या आजकल आप जीएस पढ़ते हो तो उसमें झींगा का है ना, प्रॉन। ऐसे ही नीला रंग, अगर आप जीएस पढ़ते हो तो उसमें तिलहन क्रांति। अच्छा हाँ, सही कह रहे हो, नीला मत्स्य है, और पीला, बिल्कुल सरसों पीला, मैं माफी चाहता हूँ। लेकिन अध्यात्म में पीला रंग योग का, इसलिए कृष्ण भी पीताम्बर और उद्धव भी पीताम्बर पहने हुए हैं। साहित्य में लाल रंग क्रांति का, और काला रंग आप तो शोक जानते हो, परंतु श्रृंगारिक कवियों ने काला रंग को काम या सेक्स का रंग माना। इसलिए आप देखेंगे कि नायक नायिका जब मिलते हैं शादी वादी के बाद, या हनीमून हो, पहली रात हो, तो 2 काले सांप आपस में लिपटते दिखाई देंगे, यानी उनको एक प्रतीकात्मक रूप में पिक्चराइजेशन के लिए लाया जाता है। या 2 काले घोड़े मैदान में दौड़ते नजर आएंगे, या काली छिपकलियां दीवार पर लिपटी, ये काम का रंग है। कौन सा रंग? कहते हैं बिहारी की जैसे इस काम के रंग में मन डूब जाए, बुड़ जाए, यानी इच्छा पूरी हो जाए, तो समझना मन कैसा हो जाएगा, मनोबल। बिल्कुल फ्राइड से बहुत पहले बिहारी अपनी बात रखते हैं। अब आप लोग एक मूवी देखे होंगे नदिया के पार, उसमें गांव के 2 बूढ़े वो हजामीन को छेड़ते हैं, तो गांव के जवान कहते हैं और काका तबीयत हरी हुई गवा ना, यानी मन उज्जवल हो गया। तो
मन की इच्छा अगर पूरी हो जाए, और मन की इच्छा क्या थी? प्रेम। वह प्रेम किस पर निर्भर था? काम से निर्भर था। प्रेम का एक ही मतलब था। तो कहते हैं बिहारी सामंती दरबारी परिवेश में प्रेम तो बस कामुक है। अगर उस प्रेम में इच्छा पूरी हो जाए तो फिर मन उज्ज्वल हो जाए। अब हम तुम समझ रहे थे कि जो कृष्ण के रंग में रंगे उसके मन का कालुष्य मिट जाता है, वो भक्ति सम्राट हो जाता है। वो भक्ति सागर क्षीर सागर में गोते लगाने लगता है। क्षीर सागर धवल है, इसलिए भक्त का मन भी उज्ज्वल हो जाता है। वास्तव में अर्थ क्या निकला? बोलो। ये भक्ति परक पद, ऊपर से भक्ति परक पद नजर आए, वास्तव में इनका गूढ़ अर्थ कुछ और है। इसलिए अन्य पुरुष शैली में बोलो सामाजिक प्रतिक्रिया से बचाने के लिए लिखे गए पद थे। इन पदों को रीतिवादी कवियों ने समझा, आगे के सुकवि रीजी हैं। आम जनता ने इन्हें भक्ति परक पद मान लिया। क्या मान लिया? अब देखना इधर, आपने कैसे रिलेट किया? आपने क्या किया? अरे बोलो ना, ये आपने अभी क्या किया? अब ये लिखे क्या हो? इतना पॉइंट डाल के लिखे हो ना, क्या लिखे हो? वास्तव में जैसे कुछ आलोचकों ने बिहारी का भक्ति परक पद माना, वास्तव में वो पद भक्ति परक पद ना होकर कैसे पद है? श्रृंगारी। क्योंकि अन्य पुरुष शैली। सिर्फ इन पदों में राधा और कृष्ण का नाम है। उन नामों का अर्थ ये ऐसा ठीक है ना। मुझे भी लगा इतना इंटेलिजेंट बच्चा ऐसी गलती क्यों कर रहा है। अब तो ठीक है, गलती मेरी है। गाय भैंस पाले हो, अपने यहाँ देहातों में चरण बनाते हैं, राजस्थान में थान बनाते हैं। क्या बनाते हैं? थान देखिए क्या हुए, जिसमें उनका चारा डालते। कौन सा चारा हुए है? कौन सा चारा हुए? अच्छा, जवार खिला देते हैं। और खुद क्या खाते हैं? हाँ बरसिंह, सही बोल रहे हैं। तो देखो तो इतना आता है, कम है। एक हम लोग बेंच बनाते हैं भाई, सीमेंटेड बना लीजिए। पहले हम लोग मिट्टी से बनाते थे, तो उसमें दो नाद, थान इधर दो इधर, और इधर से गाय खा रही होती है, इधर से बैल, इधर से भैंस, इधर से पड़वा, इधर से बाछा, इधर से बछिया। हाँ, बिहार में लेरुआ मगह में कहते हैं। लेरुआ रौदा में सो रहा है, रौदा यानी घाम धूप। अब समझना, देखो ये कभी नहीं एटम बम थे। कहते हैं चिर जीवे, दीर्घायु रहे, दीर्घकालिक जीवन जिए, जोड़ी जुड़े, जोड़ी सलामत रहे। पार्क में बैठे हो मैडम जी के साथ, तो भिखारी भी आके यही दुआ दे जाते हैं, जोड़ी सलामत रहे। तब तुम कहते यार ये मेरी वाली दोस्त वाली हो। तो चिर जीवे, दीर्घायु रहे, ये जोड़ी जुड़ी रहे, सलामत रहे। और भला क्यों ना ऐसी जोड़ी में स्नेह गहरा हो? क्यों? इनमें कम कौन है, घटकर कौन है? एक तरफ वृषभानुजा राधा है, बोलो, तो दूसरी तरफ हलधर के वीर। पंजाबी लोग कहते हैं मेरे वीर जी, सुने हो? हलधर यानी बलराम, वीर यानी भाई, तो बलराम के भाई। अरे ऐसी जोड़ी क्यों ना दीर्घायु हो, सलामत रहे, जहाँ एक तरफ राधा हो और दूसरी तरफ कृष्ण हो। तो भला इनमें कम कौन है? अब शब्द तोड़ दो, बोलो वृषभ यानी बैल, वृषभ यानी, और अनुजा माने छोटी बहन। अनुज मतलब छोटा भाई, अनुजा मतलब, तो वृषभानुजा का अर्थ गाय। याद रखना, बैल इज नॉट हस्बैंड ऑफ काउ, ही इज ब्रदर ऑफ काउ। सांड इज द हस्बैंड ऑफ काउ। गाँव देहात से हो तो इतना तो समझते होगे कि अगर इतनी भी व्यवहारिक शिक्षा नहीं लेके आए हो तो पिताजी आज तक बैल आपको बुलाते रहे और आप समझ नहीं पाए। समझना, अरे समझ रहे हो? कहते हैं बिहारी की भला इसमें कम कौन है? एक तरफ गैया चारा खा रही है, कौन? और दूसरी तरफ बोलो हलधर, हल को धारण करने वाला किसान, और वीर यानी दूध, किसान का दूध बैल, अर्थात हलधर का वीर कौन? भला ऐसी जोड़ी क्यों ना सलामत रहे, क्यों ना स्नेह बढ़े, क्यों ना भारत में पशुधन बढ़े, क्यों ना कृषि का अधिशेष उत्पादन हो, जहां गाय और बैल की पूजा हो, जहां स्नेह हो, गैया संतति करे, उसके दूध से जीवन फले फूले और बैल से उत्पादन हो। डू यू गेट मी? अब आम आदमी सोच रहा था कि भाई राधा कृष्ण की भक्ति है, यहाँ तो बैल और गाय की बात है। किसकी बात है? बोलो बिहारी दरबारी थे, उनका श्रृंगार चित्रण पूरी तरह दरबारी था, स्थूल था, मांसल था। परंतु उसी बिहारी ने समाज को सीख देने के लिए नीति परक पद रचे। कैसे पद रचे? उसी बिहारी ने आम जनमानस, जन सामान्य के भावों को भी अपने पदों में रखा। इसीलिए बिहारी की कविता बोलो दरबारी होकर भी लोक चेतना की उपेक्षा। पकड़ पा रहे हो? यही सवाल था ना तुम्हारा? भाई देखिए, अब मैं अपने घर पे अगर सूरदास पढ़ाऊं बिहारी तो घर वाले मार के निकाल देंगे ना। तो भाई हर व्यक्ति के दो दायित्व होते हैं। क्लास में पढ़ाने से पैसा मिलता है। बिहारी दरबार में जब कविता लिख रहे थे तो, लेकिन कुछ पद ऐसे भी थे उनके जो जनता से सीधे। अमीर खुसरो 7 से 8 शासकों के दरबारी थे। कई ऐसी रचना लिखते हैं, नूसी पे हर सुने होंगे, शासकों को खुश करने के लिए। लेकिन उसी खुसरो ने आम जनता की पीड़ा पर भी कविता लिखी। मुकरी बोलो, पहेलियाँ है ना, दो सखुने, बुझौलिया, ढकोसला। तो एक ही व्यक्ति की दो भूमिका हो सकती है। अब आप मोदी जी को कहें कि घर में भी जाकर, उनका घर ही नहीं है तो देश ही उनके लिए घर है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लिए। लेकिन कोई भी एक व्यक्ति घर में भी वही नहीं हो सकता जो एग्जैक्टली ऑफिस में हो। आप कलेक्टर बनेंगे तो कार्यालय, ठीक है, सरकार आपको एक कार्यालय आपके बंगले पर भी देती है, लेकिन वो भी एक ऑफिस है। अब तुम अपने शयन कक्ष में, तुम डाइनिंग टेबल पर तुम कहीं घूमने गए हो और पत्नी को जीएस समझाओगे तो जिंदगी की लंका लगनी तय है ना बेटा, लगेगी ना। इसलिए दायित्व रचनाकार के अलग अलग थे।
बोलो, साहित्य में उन्हीं रचनाकारों को शरीक किया जाता है जो समाज के लिए उपयोगी रहे। अरे हाँ ना। अब आइए ऊपर बढ़ते हैं। ये दोनों बात समझ में आई क्या? आप बात निकालिए आगे के सुकवि तो जी तो कविता ही न तो राधिका गोविंद सुमिरन को बहानो है। आपकी जैसी तुलसी कहते हैं जाकी रही भावना जैसी। भाई वो ग्लास आधा खाली है, आपको दिख रहा होगा, मुझे लग रहा आधा भरा है। किसी चीज को समझ कैसे सकते हैं? बात तो एक ही है। बोलो रुको मत जाने दो, थोड़ा पहुंच बदल दो। रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। तो यहाँ भी ग्रामेटिकल ये देखो, संधि से तोड़ा तो गाय, समाज से तोड़ा तो बैल। भाई भाषा तो व्याकरण के लिए ही, कहें कि व्याकरण पर भाषा निर्भर है, रूप है। आप कैसे अपनी बात कहते हैं? तो सिखाया था ना, हे सुअर तुम सुअर निकले। अब सामने वाला हो सकता है आपको मारे पीटे, आप समझाना मैंने तो आपको सुअर कहा। क्या कहा? अरे सुअर क्या कहा? मैंने तो आपको सुअर कहा, सुंदर वर कहा। आप तो ईश्वर के वरदान हैं और अपनी पत्नी के जीवन में आप सुंदर वर हैं। तो भाई बात में नहीं, आदि बंद कर। राधा वही हर सकती है जो नागरी हो। आज गाना भी बना दिया गया कि राधा डिस्को वाली आ गई है। कैसी आ गई है? अरे स्टूडेंट ऑफ ईयर राधा तेरी, हाँ वो लाउड म्यूजिक पे नाचने वाली राधा आलिया है। कैसी है? खा लिया पी लिया नहा लिया आलिया। समझ रहे हो? तो कहते हैं कि जातन की झाई परत। अब देखना चमत्कार दोस्तों, श्याम काला, राधा का रंग गोरा, पीली गोराई सुने हो? सोने सा बदन तेरा चांदी सी, गाना तो सुने होगे। सोने जैसा चांदी जैसा रंग, सोने जैसे बाल। बोलो मेरे साथ, राधा का रंग स्वर्ण की तरह और कृष्ण का रंग काला या नीला। धूप में जो लोग मतलब सांवले रंग के हैं, कभी पीली छतरी लेके निकलना, तुम गोरे दिखोगे। कैसे दिखोगे? हाँ लिखते हैं उदय प्रकाश, पीली छतरी वाली लड़की। क्या कहानी लिखते हैं? पीली छतरी वाली लड़की। तो उस पीले रंग से जब होकर धूप छन कर चेहरे पर पीले रंग की किरणें पड़ती हैं तो नीला रंग भी हरा गोरा नजर आने लगता है। कहता है स्पेक्ट्रम में बैनिया पिनाला में कि बराबर बराबर यदि गोरे रंग को और काले रंग को, सफेद और काले को सही अनुपात में मिलाया जाए तो हरा रंग बन जाए। राधा की छाई पड़े तो कृष्ण का जो काला रंग है वो कैसा हो जाए? अब थोड़ा सा इसको और गूढ़ ले जाओ। नारी की छाया पुरुष पे कैसे पड़ेगी? पुरुष लंबा होता है, नारी छोटी होती है। इस पद में विपरीत रहती है। बड़े बच्चे हो, आलोचकों ने जब इसका अर्थ निकाला, कहा कि नारी ऊपर हो पुरुष नीचे, तभी तो नारी की छाई पड़ सकती है झाई। तो नारी के पीले रंग से, उसके गोरे रंग से काला रंग हरा हो जाए। अब देखना चौथा अर्थ, यदि नारी की झाई छाया यानी काम, तो मन का जो श्याम रंग है कुंठा, वो कुंठा खत्म हो जाए और मन हरा भरा हो जाए। काका तबीयत हरी तो हुई गवा ना, नदिया के पार नहीं देखे। अब खोजो इसमें कितनी भक्ति है, कितना श्रृंगार है, कितना गूढ़ार्थ है। इसलिए शुक्ल जी लिखते हैं, पढ़ के देखो कि बिहारी के पदों में प्रभाव चमत्कार है, रंग चमत्कार है, अलंकार चमत्कार है। भाव बाधा यानी सांसारिक बाधा। कैसी बाधा थी इनके लिए? वो बाधा कौन दूर कर सकती थी? नारी। कैसी नारी? शहरी चंचल। क्योंकि दरबार कहाँ बसे थे? शहर में या गांव में? गांव वालों का खून चूस करके ही तो शहर बनते हैं। तो गांव वाले दरबार में सुशोभित नहीं होते, शहरी लोग। देखो मतलब, अब आओ इधर, फिर देखना प्रभाव चमत्कार। अरे कुछ समझ में आ रहा है? ना 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 ना, इतने लिखने के लिए थोड़ी बता रहे हैं, जो लिखना था वो लिखा दिए। ये आप लोग भूले नहीं। बोलो मेरे साथ, बिहारी की कविता ऊपरी तौर पर तो भक्ति परक नजर आती है, लेकिन इनका गूढ़ अर्थ पूरी तरह श्रृंगारिक है। और अगर एक लाइन में लिखना चाहो तो लिख सकते हो। इन पंक्तियों में प्रभाव चमत्कार है। वास्तव में यहाँ जो श्याम रंग है वो काम का रंग है। किसका रंग है? सेक्स का रंग है। आप लिख सकते हैं। अगर आपके पास लगे कि प्रश्न बड़ा आ गया तो बिल्कुल अर्थ लिखो। क्यों नहीं लिखोगे भाई? सोहत ओढ़े पीत पट। अभी आप लोगों को पीले और नीले रंग का फर्क समझाए थे। जब नीलमणि पर, नील पर्वत पर सुबह की किरणें, जब सूर्य निकलता है ना, तो लाल, देखिए हो, उसे अरुणिमा कहते हैं। सुबह उगने वाले सूर्य को अरुण कहते हैं, बालावन। और फिर थोड़ी देर में वो धूप पीले रंग का हो जाती है। किस रंग का? तो जैसे नील पर्वत पर सूर्य की जब पीली किरणें पड़ती हैं तो नीले पर पीले के पड़ने से मानो नील पर्वत हरा हो जाता है। कैसा हो जाता है? ऐसे ही कृष्ण शोभित हो रहे हैं। क्या ओढ़े हुए? कैसा? पीला, पट यानी कपड़ा। श्याम सलोने, गात, गात यानी कृष्ण का नीला शरीर पीले रंग के वस्त्र में, पीतांबर में ऐसा शोभित हो रहा है कि मानो नील मणि शैल पर। ये मणि है ना का ना, क्या परियो? क्या परियो? प्रभात। अब खोजते रहिए, भक्ति है या रंग चमत्कार है? प्रभाव चमत्कार है। बोलिए, दो रंगों से द्वाभा उत्पन्न होती है। कृष्ण द्वाभा की तरह लग रहे हैं। दो आभाओं से उनके नीले रंग पर पीला रंग बिखरा हुआ है। कमाई पढ़ेंगे तो वहां भी नील परिधान बिच सुकुमार,
जैसे नील पर्वत पर सुबह की किरणें आकर पड़ती हैं, वैसे ही कृष्ण के शरीर पर अर्थात किसी भी नीले रंग पर, काले रंग पर पीला रंग पड़े तो वह सलोना लगने लगता है। कैसा लगने लगता है? देखना, बसंत पंचमी में पीला कपड़ा ही क्यों पहनते हो? सब धवल हो जाए, सब पीत से भर जाए, क्योंकि बसंत में कामुकता बढ़ती है, मादकता बढ़ती है। और पीला रंग योग का रंग है। किसका रंग है? इसलिए सरस्वती के अभ्यास से हम शुरू होते हैं कि विद्या योग और अभ्यास से चले, काम दबा रहे, योग अभ्यास चलता रहे। इसलिए योग, देखो तो पीला पहना है भाई भीतर, इधर पीला गुड़िया पहनी है, पीला, और कोई पीले वाले नहीं हो, येलो येलो डट्टी फेलो। इसलिए सरस्वती का अभ्यास, पीला रंग, योग का रंग, पीत रंग। अरे हाँ ना, तो यहाँ द्वाभा है। नीचे बिहारी के भक्ति परक पदों में रंग चमत्कार, प्रभाव चमत्कार और अर्थ चमत्कार के साथ साथ, बिहारी के भक्ति परक पदों में रंग चमत्कार, प्रभाव चमत्कार और अर्थ चमत्कार के साथ साथ व्यवहारिक जीवन की सूक्ष्म चर्चाएं भी मिलती हैं। व्यवहारिक जीवन की सूक्ष्म चर्चाएं भी मिलती हैं। आचार्य विश्वनाथ मिश्र ने लिखा, सूक्ष्म चर्चाएं देखो ना कितना व्यवहारिक चीजें हैं सब। आचार्य विश्वनाथ मिश्र ने लिखा कि इनकी कविता से यदि दरबारी रंग ओझल हो जाए तो यह कविता समाज के लिए बहुत ही उपयोगी है। इनकी कविता से यदि दरबारी रंग ओझल हो जाए तो यह समाज के लिए बहुत ही उपयोगी है। ओझल, झंडा वाला झ, ओझल यानी दूर हो जाए। इनकी कविता से यदि दरबारी रंग ओझल हो जाए तो यह कविता समाज के लिए है बहुत उपयोगी है। उन्होंने लिखा कि बिहारी की भक्ति, गृहस्थ जीवन, बिहारी की भक्ति गृहस्थ जीवन के कुशल क्षेम से जुड़ी हुई है। कुशल क्षेम, कुशल क्षेम क्या होता है? LIC के नीचे लिखा होता है योगक्षेमम वहाम्यम, परिवार कुशलता और सुरक्षा के साथ रहे इसकी कामना करते हैं, है ना। तो बिहारी की भक्ति गृहस्थ जीवन के कुशल क्षेम से जुड़ी हुई है। गृहस्थ जीवन की भक्ति कैसी होती है? बहुत सिंपल भाई, पति पत्नी है, दाम्पत्य जीवन है, तो क्या उसमें काम भी है? और सुबह स्नान ध्यान करके क्या ईश्वर को भी ध्यान में ले आए? तो कहते हैं विश्वनाथ मिश्र की गृहस्थ जीवन के कुशल क्षेम से जुड़ी भक्ति है। आलोचकों ने इस भक्ति को सुखी परेवा की भक्ति माना। परेवा समझते हैं? कबूतरों के जोड़ी को कहते हैं। आलोचकों ने इस भक्ति को सुखी परेवा की भक्ति माना। कबूतरों के जोड़ी है यानी, हाँ, जैसे सुखी परेवा की भक्ति माना। अब पढ़ के देखिए एक सांस में, ना समझ में आए बता दीजिए, बोल बोल के पढ़ो। नीति परक पद तो दिखाए हो, समाज को शिक्षा दे रहे थे। ये भक्ति परक पद गूढ़ थे, ये शिक्षा नहीं दे रहे थे। हाँ, इनमें व्यवहार था, लेकिन नीति परक पद तो कर ही लिए हो, टॉपिक शिक्षा दे रहे थे। करी फुलैल को आचमन मीठो कहत सराही। बिहारी कहते हैं, अरे गंधी मति मंद तू अतर दिखावत काहीं। कहते हैं कि किसी मूर्ख के हाथ पे इत्र दिया जाए और उसको पी जाए और कहे वाह वाह बहुत मीठा है, तो अरे इत्र बेचने वाले मूर्ख हो नहीं तू है। ऐसे लोगों को इत्र दिखाता ही क्यों? कौन सी शैली है? अन्योक्ति शैली। कहना किसे चाह रहे थे? जो इत्र को पी जाए। इत्र तो लगाने की चीज़ है, फूलों के रस से इत्र भी, फूलों के रस से शहद भी। समझना, ये कई वस्तु है, दो इस्तेमाल, पी गए तो शहद, कपड़े पे लगा लिया तो इत्र। तो कहते हैं कि मूर्ख तो तू है, इत्र बेचने वाले गंधी। ऐसे लोगों को दिखाते क्यों? भैंस के आगे बीन बजाए भैंस रही पगुराए। तो बीन बजाने वाले की गलती है, भैंस की क्या गलती है? आप लोग अपने गांव में चले जाइए, बूढ़ी दादी के सामने पूरा GS सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोल करके आ जाइए, हैं? तो दादी उधर से उठाएगी लाठी, दादाजी वाला सर फोड़ देगी, तो कहेगी एकदम पगला गया सर जाके। तो नीति परक पद का अर्थ सामाजिक शिक्षा, भक्ति परक पद का अर्थ ऊपर से भक्ति परक पद नजर आए, लेकिन इनका गूढ़ अर्थ भक्ति नहीं है, श्रृंगार है। बोल बोल के कोई पढ़ेगा? बोल बोल के बांचिए तो क्या लिखे हैं? कितने मिनट सोचोगे? कितने मिनट सोचोगे? यहीं से लिखे हैं, पढ़िए सब लोग, सुनो, कोई डाउट हो तो पूछ लेना। इस बार बिहारी आएंगे। कौन आएंगे? आएंगे, इसलिए समय दिए हम 3 दिन, वरना बिहारी 2 दिन में खत्म कर देते हैं। अब उसको ऑफ कर दो। मैथिली शरण गुप्त की रचना भारत भारती। कौन सी रचना देखेंगे? भारत भारती। दीपक,
मैथिली शरण गुप्त का संबंध द्विवेदी युग से रहा है। किस युग से रहा है? और द्विवेदी युग की काल सीमा 1900 से 1920 तक रही है। ये द्विवेदी युग नाम पड़ा आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर। 1900 से 1920 तक उन्होंने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया। इसलिए द्विवेदी युग की काल सीमा 1900 से 1920 तक रही है। कब तक की काल सीमा रही है? 1900 से 1920 तक। तो मैथिली शरण गुप्त किस काल की रचनाकार थे और द्विवेदी युग का नामकरण किसके आधार पर पड़ा? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। कब तक की काल सीमा रही? क्यों? क्योंकि इसी काल में इन्होंने किस पत्रिका का संपादन किया? सरस्वती पत्रिका का संपादन किया। दोस्तों, द्विवेदी जी ने साहित्य की परिभाषा दी कि साहित्य ज्ञान की संचित राशि है। साहित्य किसकी राशि है? ज्ञान की। मतलब साहित्य का काम क्या है? क्या उत्पन्न करना? ज्ञान और बौद्धिकता। जो